Hello students, welcome in the physics class. So we have completed the chapter electromagnetic induction. Today we will learn some topic about the direction of the induced EMF. That how we have to find out the direction of the induced EMF. उसकी बात करेंगे हम लोग. मान लो जैसे हमारे पास क्या है कि this is the magnetic field into the base vertically involved. हमारे पास क्या है कि लूप हम लोग ने मान लिया है रेक्टेंगल लूप. This one, that this one is A, B, C, D. It is moving into the magnetic field. We can consider another loop, this one, like this one. A, B, this one is C. It is moving out of the magnetic field. Both are moving perpendicular in the direction of the magnetic field. So when we have to find out the direction of the induced EMF, then first law is that is a Lenz's law. But due to the Lenz's law, what happens that it is sometimes difficult to find out the direction. So we always prefer the Fleming's right hand rule to find the direction of the induced EMF. इसमें हम क्या करेंगे, the arm which is moving in the magnetic field, on that arm we will apply the Fleming's right hand rule. जैसे कि इसमें आपके पास ये आर्म जो है इसमें मूव कर रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर लगाएंगे. इसमें आपके पास ये हिस्सा तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आर्म आपके पास मूव करेगा इसमें इन द मैग्नेटिक फील्ड. देन वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस वन, दिस आर्म. तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देखो दिस फर्स्ट फिंगर और द फोर फिंगर दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये मोशन की तरफ आ गया. देन दिस सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इस डायरेक्शन में आपके पास क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे. तो यहाँ से करके कहाँ पर B to C, तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज किस केस में आ गया, दैट इज A B C D A. मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और A B C D A. इसमें डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ. दूसरा हम लोग लेंसेज लॉ से वेरीफाई करेंगे, लेकिन बाद में करते हैं. यहाँ पर ये हिस्सा बाहर निकल चुका है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. यहाँ पर देखिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनटू द बेस, और यहाँ से मोशन जो आ रहा है, मोशन आ रहा है इस साइड को टुवर्ड्स द राइट, थंब करते हैं साइड. तो सेंट्रल फिंगर जो है वो पॉइंट कर रही है कहाँ से, A to B. तो हमारे पास डायरेक्शन आ गई ये. तो इस केस में आपके पास डायरेक्शन आ गई A B C A, मीन्स दैट इज क्लॉकवाइज. यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर क्लॉकवाइज. दूसरी बात अगर बात करें हम लोग लेंसेज लॉ से, लेंसेज लॉ से कैसे है, देखो इसके थ्रू जैसे ही अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा. इस साइड को नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर जो है साउथ पोल है, तो इसके ऊपर भी कौन सी पोलैरिटी आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होने से अपोज करेगा. अपोज करने का मतलब क्या है, हमारे पास भी इसके ऊपर जो सामने फेस है उसके ऊपर भी नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए. नॉर्थ पोलैरिटी आएगी तो आपके पास करंट कैसे होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. और ये हमारा इंड्यूस्ड दैट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर देखिए फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने से रोकेगा तो साउथ पोलैरिटी आनी चाहिए. तो साउथ पोलैरिटी के लिए आपके पास कैसे आएंगे, दैट इज अ क्लॉकवाइज. लेकिन ये आपके पास विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप लोग ऐसे निकाल सकते हो. एक और आपके पास कंसेप्ट आ है, जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बेस, दिस वे. कोई लूप पैन ले लिया इस तरीके से, एक लूप पैन इस तरीके से ले लिया यहाँ पर ऐसे ऐसे. इसको मैंने इंक्रीज करना है, मीन्स यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसका एरिया इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दिया, इंक्रीज करेंगे इसको. तो इंक्रीज करेंगे, इसमें डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की. इंड्यूस्ड फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज होगा आपके पास. तो इंक्रीज से रोकेगा तो बताइए आप लोगों को इस साइड पर नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. हम लोग इससे निकाल लेते हैं. देखो इसके ऊपर लगा दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन लेनी, जिस साइड पर फोर्स लगाया है, तो ये जो सेंट्रल फिंगर है दैट विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो हमारे पास ये आ गया इस तरीके से. और अगर मान लो आपके
पास ये कोई एक एरिया सिलेक्ट है, मान लो इस तरीके से है आपके पास, मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से एरिया बनाना है, इसमें फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वीज करना है। दिस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये आपके पास डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन इस साइड को आपके पास आ रही है, सेंट्रल फिंगर, तो हमारे पास ये कैसे आ गया, इस तरीके से ये डायरेक्शन का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेट की वजह से हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर रखी है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये डायरेक्शन जो है वो निकाला था। अब बात आता है हमारे पास कहाँ से, म्यूचुअल इंडक्शन से। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या किया जाएगा आपके पास, मान लो कोई आपके पास ये वायर है, दिस वन इज अ वायर, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, a ring is placed, ring and wire these are placed in the same plane। अगर हमारे पास क्या है, in this wire when steady current flows, ये करंट है हमारे पास, करंट कैसा है, स्टेडी करंट, then no EMF will be induced through this ring, इस रिंग के थ्रू जो है कोई भी आपके पास EMF इंड्यूसर नहीं होगी, क्योंकि करंट कैसा आ गया, कांस्टेंट। दूसरी बात है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास क्या है, नो EMF इज इंड्यूस्ड। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर मान लो ये वायर और ये हमारे पास आ गया रिंग, यहाँ पर जो करंट है, करंट इज इंक्रीजिंग, ये आई दैट इज इंक्रीजिंग, स्टेडी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसमें EMF ऐसे इंड्यूस हो जाएगी ताकि ये इंक्रीज को क्या करे, अपोज करे, अपोज करें तो बेटा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें आप लगा देना, तो इस तरीके से EMF क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। और अगर मान लो हमारे पास क्या है, दैट इन दिस वायर ये करंट है हमारे पास, दैट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास ये रिंग है, तब डिक्रीज को अपोज करेगा तो ये फेवर ही करेगा आपके पास डिक्रीज को दिए, तो डिक्रीज को अपोज कैसे करेगा, इन द सेम डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अगर इंक्रीज करें तो अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दिया, और अगर डिक्रीज करें तो सेम डायरेक्शन। कई बार क्या होता है हमारे पास इसे इस तरीके से दे दिए जाते हैं, दो दे दिए जाते हैं रिंग, ये आपके पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, करंट जो है वो क्या है, आई दैट इज इंक्रीजिंग, तो ये भी अपोज करेगा, इसमें डायरेक्शन ये आ गई, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन एरो लगा देना, तो इसमें हो गया क्लॉकवाइज और इसमें कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इससे अपोजिट ही लगाना है वो जस्ट। और अगर मान लो यहाँ पर आपके पास ये मान लिया हम लोगों ने दैट दिस आई इज डिक्रीजिंग, एक रिंग हमारे पास यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, डिक्रीज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में आपके पास फेवर कर देना है इसको, ऐसे आपके पास करंट आ जाएगा। अब कई बार क्या पूछा जाता है हमारे पास कि जैसे मान लो ये वायर दे रखी है आपके पास, यहाँ से करंट जो है इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, स्टेडी, a ring that falls vertical downward, नीचे गिर रहा है ये ऐसे, इट इज फॉलिंग वर्टिकल डाउन, तो भी इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस केस में भी आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग करंट की यहाँ पर इसके थ्रू आपके पास यहाँ नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये अपोज करेगा इसको, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउट ऑफ द प्लेस, आउट ऑफ द प्लेस, ऐसे आएगी इसमें से आउट ऑफ द प्लेस, इसका मतलब ये फ्लक्स को इंक्रीज होने से होगा तो उस साइड को जो पीछे वाला हिस्सा है सिलेंडर उसके ऊपर आनी चाहिए नॉर्थ पोलैरिटी, तो आगे वाला के ऊपर क्या आनी चाहिए, साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी है तो आपके पास करंट कैसे आना चाहिए, दैट इज अ क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या है, फ्री फॉर रिंग में आपके पास इस तरीके से ये वो इंड्यूस हो जाएगी। हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर बात करते हैं।
अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं हम लोग, एसी अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दैट इज डायरेक्ट करंट। The current whose magnitude remains constant and flow in the given direction is known as direct current. Means the current whose magnitude remains constant and flows in given direction is called direct current. जो भी करंट हमारे पास बैटरी से आता है, सेल से आ रहा है, दैट करंट इज अ डायरेक्ट करंट, डीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट। अब इस केस में हमारे पास क्या है कि ये अगर मैं करंट और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करके चलूँ, दिस साइड आई हैव टेकन करंट आई एंड दिस साइड टाइम, तो ये अगर मैग्नीट्यूड है आपके पास इस करंट का तो ऐसे ही रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगा आपके पास सेम। इट मींस फॉर डायरेक्ट करंट दिस वन वेरिएशन दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। बात करते हैं हम लोग इसकी अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट जिसके बारे में हम लोग ने यहाँ पर स्टडी करना है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात भी करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो अल्टरनेटिंग करंट the current whose magnitude changes continuously with the time and direction is reversed periodically is called alternating current. हमारे पास the current whose magnitude changes continuously with time and direction is reversed periodically is called alternating current. और AC। अब इसको देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग ने रिप्रेजेंट जो है वो किस तरीके से करना है। हमारे पास जो वेरिएशन है वेव्स की फॉर्म में हम लोगों ने इसको कर रखा है। जैसे मान लो हमारे पास ये करंट, इस साइड को मैंने टाइम ले लिया, टाइम, और इस साइड को करंट मैंने ले लिया, ये जीरो आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास चलता है इस तरीके से। अगर मैंने इस फंक्शन को ले लिया, ये हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t, मींस वन सर्कल इज कंप्लीटेड। ये हमारे पास पीक वैल्यू है, दिस इज नोन एज I0, और इस साइड को भी ये पीक वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज आल्सो नोन एज I0, पीक वैल्यू। तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा है इसको, दैट इज दिस करंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन फंक्शन, या तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, दैट इज I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। तो ये आपके पास है वेरिएशन। अगर मान लो मैंने इसको कॉस के फंक्शन में लिखना है, तो कॉस के फंक्शन में हम लोग जो यहाँ से वेरिएशन बनाते हैं इस साइड को करंट, तो ये वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट होती है टॉप से, ऐसे
पर आपके पास टाइम T/2, यहाँ से टाइम आपका सॉरी T/4, this is time T/2, this is 3T/4 and this one is time is T. ये cos की फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ that this I that is equal to I0 cos omega t means this alternating current that flows in the form of the wave and the equation of the wave that is represented in a sine or a cosine function because these functions are known as harmonic function or a periodic function because their values that reversed after a fixed interval of a time. अब यहाँ से हमारे पास ये जो I है, दोनों इक्वेशन में अगर बात करें हम लोग, this I that is known as instantaneous current means that is current at an instant, instantaneous current किसी टाइम पे के ऊपर. This is I0 that is a peak value of current. Peak value or maximum current. Omega that is angular frequency. Angular frequency. और यहाँ पर this omega that is equal to 2 pi upon t where t is the time period. ये time period के बराबर 2 pi upon t के बराबर आपके पास आ जाता है. अगर हम लोग इसको इसकी फॉर्म में करें, फेज की फॉर्म में ओमेगा टी में यहाँ पर लेकर के चलो, तो ओमेगा टी आपके पास एंगल की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा बेटा. तो एंगल की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिस वन, तो हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, दिस वन इज π/4, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2 और आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, दिस वन इज दैट इज पाई के बराबर आपके पास एंगल आ जाएगा. सो ये ऐसे जैसे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आ गया, ये ध्यान में रखना है दैट I0 sin omega t और I0 cos omega t के बराबर. I0 दैट इज इंस्टेंटेनियस, इसी इंस्टेंट के ऊपर करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. I0 दैट इज अ पीक वैल्यू ऑफ द करंट और मैक्सिमम करंट एट ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये मैग्नीट्यूड आता है I0 आपके पास एट ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t दैट इज आल्सो नोन एज दैट इज 2 पाई न्यू के बराबर. इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास आती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें हम लोग, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक ही बात है. वैल्यू आपके पास वैसे ही वेरी करेगी जैसे एसी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आ गया, वैसे ही आपके पास क्या आती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास आ जाती है. इसको एसी वोल्टेज भी बोल देते हैं कई बार. सो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज alternating EMF is represented as E is equal to E0 sin omega t or E is equal to E0 cos omega t. हम लोग कई बार उसको ऐसे लिख देते हैं that this V is equal to V0 sin omega t और V is equal to V0 cos omega t. एक ही बात है आपके पास, वोल्टेज को मैंने इसे E से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज अ EMF. सो यहाँ पर हमारे पास ये instantaneous EMF, this E0 that is a peak value of EMF and this omega that is a angular frequency and this omega that is equal to 2 pi upon t के बराबर हमारे पास आ गया. तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज अल्टरनेटिंग. अब अल्टरनेटिंग में हमारे पास क्या था कि दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज भी लिख सकते हैं आप लोग. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस V दैट इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t और V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा t. इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर V आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V0 दैट इज अ पीक वैल्यू, ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये अल्टरनेटिव जो है हमारे पास कहाँ पर है, बाकी जितने भी आज तक हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया था हम लोगों ने किसके बारे में, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है. लेकिन यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें अल्टरनेटिव, जो घरों में सप्लाई हमारे पास आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एसी. तो ये डोमेस्टिक सप्लाई हमारे पास सारे के सारे किसकी फॉर्म है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एसी. तो
तो AC आपके पास इस तरीके से ट्रेवल करता है लाइक दिस वे इन द फॉर्म ऑफ द वेव एंड मोस्ट ऑफ द AC दैट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। किसके ऊपर फ्लो करता है आपके पास? सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लो करता है। अब इसके निकालेंगे हम लोग पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। यहाँ पर वी विल फाइंड आउट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू की बात करें हम लोग, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि ये हमने बात की थी इस तरीके से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर गया था इस तरीके से। जितना आपके पास अपर हाफ में करेगा उतना ही आपके पास नेगेटिव हाफ में फ्लो कर रहा है। इट मींस आपके पास अगर इसकी एवरेज निकालें देन इट इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई फॉर AC गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करता है, क्योंकि आपके पास इसकी जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी अगर हम लोगों ने इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम लोग निकालते हैं इसकी एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब हमारे पास ये टाइम आ गया दिस इज करंट, तो हम लोग इसमें निकालते हैं हाफ आ गए T/2, ये 0 और यहाँ पर पूरा टाइम है। यहाँ तक निकालना है हम लोग, या तो यहाँ तक निकाल दो या फिर यहाँ तक निकाल दो। इसमें हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो आ जाएगी। या तो इस साइकिल में निकाल दो या फिर इस साइकिल में हम लोगों ने करंट की जो वैल्यू है वो निकाल देंगे, एवरेज निकालना है इसका एवरेज वैल्यू। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ द और मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। हम लोग निकालेंगे इसमें ओवर द हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ में निकाल देंगे। देखो वैसे आपके पास कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 0। हम लोग निकालेंगे किसमें? हाफ साइकिल में 0 से T/2। सो इसकी वैल्यू आपके पास दैट इज द मीन वैल्यू। अब इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द स्टेडी करंट व्हिच विल send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by the alternating current in the same circuit in the given time। समझ गए? ये हमारे पास क्या है? डेटा एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल is that steady current which would send same amount of charge through a circuit in the time of half cycle means that is 0 to T/2 as is sent by alternating current through the same circuit in a same time। उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में ये आ गया हमारे पास में। मान लो हमारे इसको हम लोगों ने IM से डिनोट कर देना है। इट इज डिनोटेड बाय IM मीन वैल्यू से, ठीक है। सो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली। देखो जैसे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली थी कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी, देन द एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने क्या बोला था? वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसकी वजह से
किसी गिवन टाइम में किसी ऑब्जेक्ट में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जितना कि वो किसके साथ है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोगों ने कि वो कांस्टेंट करंट जिसकी वजह से वो इतना ही चार्ज सेंड करेगा किसी गिवन सर्किट में इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल जितना कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके थ्रू जो है वो भेज रहा है। तो हम लोग मान लो हमारे पास क्या है कि दैट लेट AC इज let alternating current is given by I is equal to I naught sin omega t. Now the charge sent by the AC in a circuit in small time dt, that is this charge dq is equal to चार्ज हमारे पास आता है करंट इनटू टाइम, तो मैंने लिख दिया इसको दैट इज I dt के बराबर। वैल्यू रख दूंगा दैट इज dq दैट इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t और ये हमारे पास आ गया dt के बराबर। So the net charge sent in time 0 to t by 2 हाफ सेकंड हमारे पास क्या कर देंगे q दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड दैट इज 0 to t by 2 I नॉट sin ओमेगा t dt। So this q दैट इज इक्वल टू I नॉट आ गया बाहर, साइन ओमेगा टी की अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास क्या गया माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा 0 to t by 2। यहाँ से q दैट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा, इनसाइड मेरे पास बच गए कॉस ओमेगा टी 0 to t by 2। मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ तो मेरे पास आ गई q दैट इज इक्वल टू माइनस I नॉट ओवर ओमेगा कॉस ओमेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो t by 2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। सो दिस q दैट इज इक्वल टू माइनस I नॉट ओवर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू मैं रख लूँ 2 पाई ओवर t इंटू दिस t by 2 minus cos of 0. So this q that is equal to minus I naught over omega, यहाँ से ये बच गया किसके बराबर cos of pi minus cos of 0. So q that is equal to minus I naught over omega cos of pi minus 1 minus cos of 0 1. So this is minus 2 minus minus plus हो जाएगा this q that is equal to 2 I naught over omega। अगर मान लो ये हमारे पास AC भेज रहा है चार्ज इतना q दैट इज इक्वल टू I नॉट अपॉन ओमेगा के बराबर। अगर मान लो हमारे पास if I am be the mean value of current, ये मैं मान लिया mean value of alternating current, then this current will also send the same amount of charge that is current into time लगा t by 2। अब इन दोनों में से ये चार्ज क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 दिस I am t by 2 that is equal to 2 I naught over omega। So this I am into t by 2 that is equal to 2 I naught omega को लिख दिया मैंने 2 pi upon t, this one। So this I am t by 2 is equal to 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा आपके पास I नॉट अपॉन पाई इंटू टी। इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या गया I am that is equal to 2 upon pi into I naught। This is the average value over the half cycle। The value of 2 upon pi that is 0.637।
of I naught. It means that this Im that is 63.7% of I naught. इतने वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसको निकाल चलूँ कहाँ से, दैट इज फ्रॉम t/2 टू t तक, तो ये Im बेटा आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा -0.637 ऑफ I naught। दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग मीन वैल्यू निकाल के लिए तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये अगले साइकिल में आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगा। सो दिस इज द मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल। वैसे ही हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की निकालते हैं मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल, वो निकाल कर चलते हैं हम लोग। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर द हाफ साइकिल। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में ही निकालेंगे हम लोग ये भी। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास कि कंप्लीट साइकिल में तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे दैट द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर द हाफ साइकिल दैट इज 0 to t/2 is that steady EMF, is that steady value of alternating EMF which would send the same amount of the charge in the given circuit in the time of half cycle as is sent by the alternating EMF through the same circuit in the same time। तो मान लो हमारे पास नेट alternating EMF is given by E is equal to E naught sin omega t। ये हमारे पास है, ठीक है। if R with the resistance of circuit, then the current I that is equal to E upon R that is equal to E naught over R sin omega t के बराबर। So now the charge sent in time 0 to in time dt, स्मॉल टाइम में देखते हैं हम लोग, दैट इज dq इज इक्वल टू I dt के बराबर और dq दैट इज इक्वल टू I dt हमारे पास आ गया E naught अपॉन R sin omega t dt के बराबर, ठीक है। सो द टोटल चार्ज सेंट इन टाइम 0 to t/2 इतने टाइम में, तो हमारे पास क्या है q दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड 0 to t/2 E naught अपॉन R sin omega t dt। अब यहाँ से फिर से वही स्टेप्स है हमारे पास, यहाँ से आ जाएंगे क्या, E naught अपॉन R दैट इज आउटसाइड एंड sin omega t की इंटीग्रेशन माइनस cos omega t ओवर omega दैट इज 0 to t/2। So this q that is equal to E naught upon R माइनस और साथ में ओमेगा बाहर ले लिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास आ गया दिस इज cos omega t 0 to t/2। Substituting the values minus E naught upon R omega inside cos of omega की वैल्यू मैंने रख दी 2 pi/t into t/2 माइनस cos of 0 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से t से t कैंसिल और 2 से 2 cos of I बन गया हमारे पास। So this q that is equal to minus E naught upon R omega inside हमारे पास बच गया cos pi minus 1 और cos 0 that is a 1। तो ये -1 -1 -2 माइनस प्लस हो गया 2 E naught upon R omega।
ये हमारे पास आ गया चार्ज। लेट दिस वन इज नंबर 1। इफ EM is the mean value of the alternating EMF ये हमारा मीन वैल्यू, then this चार्ज साइन Q that is equal to किसके बराबर आ जाएगा, that is EM upon R into time T/2 के बराबर। इतना है। अब ये दोनों चार्ज क्या होने चाहिए आपके पास, सेम आने चाहिए, ये और ये। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, then this EM upon R into T/2 that is equal to E0 upon R ओमेगा। R से तो R कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो मैं लिखूंगा EM into T/2 that is equal to 2 E0 upon ये 2 पाई अपॉन T आपके पास आ गया ओमेगा। सो दिस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया EM that is equal to 2 upon pi into E0। The value of 2 upon pi that is 0.637 of E0. It means that peak value that is a mean value over the half cycle that is a 0.637 times of the peak value। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज में निकालूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ गया, that is EM that is equal to 63.7% of E0। ये हमारे पास क्या है इसकी, दिस इज द मीन वैल्यू। ये है ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल। अगले हाफ साइकिल में अगर निकालें हम लोग, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में T/2 से कहाँ तक, T/4 में ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज EM that is -0.637 of E0। टोटल एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ऐसे ही इनको प्लस करेंगे तो क्या हो गया 0। सो द एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आपके पास आ जाए। ठीक है, अब बेटा कुछ इंटीग्रेशन हम लोग ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली उनको अप्लाई करेंगे, ज़्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना है हम लोगों ने, इंटीग्रेट नहीं करना है ज़्यादा हम लोगों ने उसको। देखो हमारे पास अगर हम लोग क्या करें, ये कुछ रिजल्ट है जिनको आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी एन साइन ओमेगा टी, कुछ भी आपके पास आ जाए, ओमेगा टी यहाँ पर 0 to t dt, या फिर आपके पास 0 to t cos ओमेगा टी dt that is equal to 0। डायरेक्ट किसके बराबर लिखना है, 0। ओवर द कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ दिस sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी that is equal to 0 के बराबर आएगा। एंड 0 to t this sin स्क्वायर ओमेगा टी dt और 0 to t cos स्क्वायर ओमेगा टी dt that is equal to t/2। ध्यान में रखना है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादातर ध्यान दें क्योंकि उनको इंटीग्रेशन नहीं आते, क्योंकि यहाँ से साइन ओमेगा टी भी करेंगे हम लोग, तो इसको फार्मूले में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या कॉस ओमेगा स्क्वायर टी की बात करेंगे तो भी हमारे पास किसमें, फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बताइए आप लोगों को, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 cos ओमेगा टी अपॉन 2 के बराबर आता है, और cos स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 + 2 cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ जाता है। तो वहाँ से नहीं हम लोगों ने बात करनी है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और हम लोग यहाँ से निकालते हैं दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को लेकर के चलेंगे हम लोग कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक्चुअल में होती है, असली काम स्टार्ट होता है यहाँ से, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास कंज्यूम होती है एक्चुअल में। देखो कंज्यूम कैसे होगा आपके पास, करंट या वोल्टेज जो कि डिसिपेटेड हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उतना ही यूज हुआ हमारे पास, तो डिसिपेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इन द टर्म ऑफ द हीट एनर्जी। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
of alternating current is that value of that steady value of the alternating current. Steady मतलब constant, steady value of the alternating current, which would generate the same amount of heat in the given resistor in the given time as is generated by the alternating current in the same resistor when passed for a same time. सेम टाइम के लिए उसके थ्रू क्या किया जाए, इसको पास किया जाए. तो उसको बोल दिया हम लोग क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. फिर से देख लेते हैं. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द गिवन रजिस्टर इन द गिवन टाइम एज इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग इन द सेम रजिस्टर व्हेन फ्लो थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर अ सेम टाइम. ठीक है. तो यहाँ पर मान लो हमारे पास है हीट का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और इसी से चलना है हम लोगों ने. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास. चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग इसकी निकालें, अल्टरनेटिंग करंट की निकाल करके चलें, चाहे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज की निकाल करके चलें. दोनों का मेथड एक जैसा है और एक जैसी वैल्यूज हमारे पास आएंगे. मान लो हमारे पास दैट द अल्टरनेटिंग करंट is represented by I is equal to I naught sin omega t. ठीक है. So the heat generated by this AC in resistance R in time dt. तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मैंने मान लिया डी एच दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी आता है, तो आई स्क्वायर आर और ये हो गया डी टी. टाइम मान लिया मैंने छोटा सा, तो मैंने इसको लिख दिया दैट इज डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी के बराबर हमारे पास है. ठीक है. तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया डी एच दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये क्या आ गया डी टी हमारे पास. सो द नेट हीट जनरेटेड ओवर द कंप्लीट साइकिल, टोटल हीट जनरेटेड ओवर द कंप्लीट साइकिल. इसमें निकालने तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा आप लोग आई नॉट स्क्वायर आर, इसको करेंगे 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अब कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इंटीग्रेट करने की, इसको डायरेक्टली लिख दो कि ये आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दैट इज इक्वल टू टी बाई 2 के बराबर आता है. तो ये हीट इज जनरेटेड आपके पास बराबर आ गई आई नॉट स्क्वायर आर इनटू टी बाई 2. लेट दिस वन इज नंबर 1. ये जो आपके पास ये कौन सी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इट इज आल्सो नोन एज अ वर्चुअल वैल्यू, इट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू. ध्यान दिया इसको दो और नाम से जाना जाता है, दैट इज अ वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को लिखते हैं हम लोग IRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर इसको लिखते हैं IB दैट इज वर्चुअल वैल्यू, या इसको लिखते हैं I इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट. तीन नाम से इसको जाना जाता है, IRMS, IB या I इफेक्टिव. इनमें से कोई सा दे रखा हो तो हमारे पास इट मींस दैट इज गिवन व्हाट अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो मैं यहाँ पर IB को यूज करूंगा यहाँ पर कि अगर मान लो हमारे पास क्या है दैट दिस वन दैट इज अ लेट IB विद अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिव करंट की ये वैल्यू आपके पास आती है. तो इट विल आल्सो जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट. तो ये क्या आ जाएगा IB स्क्वायर R इंटू टी के बराबर, क्योंकि टाइम कितना है कंप्लीट साइकिल था 0 टू टी. तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को रख देते हैं बराबर. फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट IB स्क्वायर RT दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर RT बाई 2 के बराबर. RT से RT कैंसिल आउट, सो IB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2. सो दिस IB दैट इज इक्वल टू
आई नॉट अपॉन रूट 2 दिस वे। या मैं इसको ऐसे लिख लूँ दैट IRMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ दैट दिस आई इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। एक ही बात है तीनों की तीनों, ठीक है। वर्चुअल वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू सारी की सारी आपके पास सेम है। अब यहां से अगर मैंने निकालनी हो ये आई नॉट, कई बार पूछा जाता है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू आई नॉट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज √2IB के बराबर, ये हमारे पास है। मैं यहीं से चल रहा हूँ यहाँ पर ये 1/√2, अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट इज √2/2 आई नॉट के बराबर। सो दिस IB दैट इज इक्वल टू 1.414/2 आई नॉट एंड दिस कम्स आउट टू बी किसके बराबर, दैट इज 0.707 आई नॉट। तो ये हमारे पास आ गई इफेक्टिव वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इट मींस दैट दिस इफेक्टिव वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू दैट इज 70.7% ऑफ आई नॉट, इसके बराबर हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास होगी यहाँ से क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। रिलेशन ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, कौन सा, ये IB दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, या फिर यहाँ से आई नॉट दैट इज इक्वल टू √2IB के बराबर। ये दो रिजल्ट बिल्कुल याद रखते हैं आप, ऐसे निकालते हैं। अब दूसरी आपके पास आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग EMF की बात करते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलेगी वैसी ही हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। The root mean square value of alternating EMF is that steady value of the alternating EMF which would generate the same amount of heat in the given resistor in the given time as is generated by the alternating EMF when applied across the same resistor for the same time। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, let the alternating EMF। अच्छा एक चीज और, ये जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ERMS, या फिर हमारे पास इट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल वैल्यू, EV क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू तीनों आपके पास सेम है, जैसे हम लोगों ने पिछले केस में, चाहे EV लिख दो, चाहे E इफेक्टिव लिख दो, चाहे ERMS लिख दो, आपको इसको VRMS से भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कंसेप्ट एक ही है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेट अल्टरनेटिंग EMF इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पर देखते हैं हम लोग E दैट इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। सो हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस और इन टाइम dt, मैंने मान लिया dH दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R इंटू dt। V स्क्वायर ओवर R इंटू dt आता है, इंटू t आता था, तो यहाँ पर लिख देंगे E स्क्वायर ओवर R इंटू dt। सो दिस हीट जनरेटेड दैट इज इक्वल टू E0 स्क्वायर ओवर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt के बराबर। सो नेट हीट जनरेटेड, टोटल हीट जनरेटेड ओवर द कंप्लीट साइकिल, हीट जनरेटेड ओवर द कंप्लीट साइकिल। हम लोग कंप्लीट साइकिल में निकालेंगे कि टोटल हीट कितनी है जनरेट कर रहा है, दैट इज H इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, तो E0 स्क्वायर ओवर R, इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। इसकी वैल्यू इसके बराबर बताई मैंने, t/2 के बराबर बताई, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देनी है H इज इक्वल टू E0 स्क्वायर ओवर R इंटू t/2 के बराबर,
EB with the RMS value, root mean square value of alternating EMF. Alternating EMF. तो हमारे पास क्या है, दिस हीट जनरेटेड दैट इज इक्वल टू EB स्क्वायर अपॉन R इंटू T आ जाएगा आपके पास हीट जनरेटेड। तो ओवर द कंप्लीट साइकिल, ये नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों में से अगर देखिए हम लोग तो मेरे पास क्या है, दैट इज EB स्क्वायर अपॉन RT दैट इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटू T बाई 2। T से T कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास हो गया ये EB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस EB दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन रूट 2। इसकी वैल्यू अगर मैं वैसे निकालता हूँ, पहले भी रेशनलाइज किया था, तो 1 अपॉन रूट 2 हमारे पास इसके बराबर हो जाता है, दैट इज 0.707 ऑफ E नॉट। इट मीन्स हमारे पास ये जो वर्चुअल वैल्यू है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, दैट इज 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू। याद क्या रखना है हम लोगों ने यहाँ से, दैट दिस वन EB वर्चुअल वैल्यू दैट इज E नॉट अपॉन रूट 2, और अगर हम लोग ने पीक वैल्यू निकालने के लिए करेंगे वर्चुअल वैल्यू को इंटू रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वर्चुअल वैल्यू हमारे पास, ये इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास जो कौन सी आई, जो भी घरों में सप्लाई आती है, जैसे मान लो घर में बोल दिया 220 वोल्ट सप्लाई, तो ये जो 220 वोल्ट है, दिस इज द वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग EMF। ये करंट दे दिया, AC करंट की कोई वैल्यू आपके पास दे दी, दैट मीन्स दैट इज व्हिच वन, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। आपके पास ध्यान दें, जब तक पीक वैल्यू या फिर आपके पास एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ये वर्ड यूज ना किया गया हो अल्टरनेटिंग के केस में, इट मीन्स द वैल्यू गिवन इज द इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, जब तक ये तीन वर्ड कौन कौन से, एक तो पीक, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा मैक्सिमम, ये जब तक यूज नहीं किया गया करंट और वोल्टेज के साथ, इट मींस तब तक हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रखी है, दैट इज अ वर्चुअल वैल्यू। तब तक हमारे पास कौन सी दे रखी है, ये EB और IB दे रखा है, और पीक, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम के लिए कौन सी आएगी, E नॉट आपके पास आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई की बात करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक सप्लाई हमारे पास दी जाती है कौन सी, ये दैट इज एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इट मींस दैट दिस वन इज व्हिच वन, दैट इज ये तो फ्रीक्वेंसी आ गया आपके पास में, ये जो है हमारे पास 220 वोल्ट दैट इज द वर्चुअल वैल्यू। इट मींस दिस इज EB दैट इज 220 वोल्ट। अगर हमने पीक वैल्यू यहां से निकालना है तो पीक वैल्यू क्या आएगी, E नॉट दैट इज इक्वल टू √2 EB के बराबर। सो E नॉट दैट इज इक्वल टू √2 into 220 वोल्ट। मैं यहां से ये वैल्यू अगर निकालूं 1.414 into 220, देन इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट दैट इज 311 वोल्ट के बराबर। इट मींस जब हमारे पास 220 वोल्ट है तो पीक वैल्यू क्या होगी आपके पास, बहुत ज्यादा आगे, दैट इज 311 वोल्ट। दैट्स व्हाई अगर DC होता तो DC में हर वैल्यू कितनी रहती है, 220 वोल्ट ही रहती है, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल में आपके पास अगर 220 वोल्ट दिया गया, इट मींस इसकी पीक वैल्यू कहाँ तक जाएगी, दैट इज इक्वल टू 311 वोल्ट तक आपके पास जाएगी। तो इसीलिए आपके पास जो AC है दैट इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ DC व्हेन द सेम वैल्यू इज गिवन। भाई इसमें उसमें भी अगर आपके पास DC 220 वोल्ट दिया जाता और यहाँ पर AC 220 वोल्ट दिया गया तो DC तो 220 ही रहेगा, लेकिन AC आपके पास मैक्सिमम कहाँ तक चला जाएगा, दैट इज 300 वोल्ट तक आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने इतना ही करना है इसको, दैट इज पीक वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज करना है। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।